डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने सबसे पहले जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके जो भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं उनको मैं क्या करूँगा कि इस क्लास में कराने वाला हूँ। इसके रिलेटेड जो भी आएंगे आगे भी जो भी चैप्टर हैं उनको भी मैं कराऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको रासायनिक अभिक्रियाओं से इसका डर खत्म किया जाए, तभी आपका इस सब्जेक्ट के प्रति क्या होगा कि रुचि बढ़ेगा। तो मैंने इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में से जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 ही हैं जो मैंने इसमें रखा भी है। मैंने रखा क्या इसमें, यही है ही आपका। तो पहला आपका योगात्मक अभिक्रिया अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया, और फिर इसमें आपका दूसरा जो अभिक्रिया है वो है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया आगे नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं डैश दे रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे कि अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और उसके बाद तीसरा अभिक्रिया आपका अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। फिर चौथा आपका है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और पांचवा अभिक्रिया है उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। यही पांचों अभिक्रिया आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट भी, आगे भी काम आएंगी। 11th में पढ़ेंगे तो भी ये सब अभिक्रिया आएंगी, 12th में पढ़ेंगे तो भी, 10th में पढ़े, 9th में भी आप कुछ अभिक्रियाओं को पढ़े होंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ आपका योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो योगात्मक अभिक्रिया, तो योगात्मक अभिक्रिया को आप कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया को कहा जाएगा कि यानी इसके नाम में ही इसके क्या है, गुण छिपे हुए हैं। जैसे इसमें लिखा है कि योग, योग मतलब आप जानते भी होंगे कि योग मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में क्या हो कि दो अभिकारक आपस में मिलके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हो, तो उसे कहा जाएगा ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपके योगात्मक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होगा, मैं लिख भी देता हूँ कि आपको नोट बनाने में संभावना यानी अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा आपका जोड़ना, या जोड़ना कह सकते हैं आप, या जोड़ कह सकते हैं। योग मतलब आपको पता भी होगा कि योग मतलब होता है जुड़ना, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि H2 + O2 बनेगा क्या, 2H2O। यहाँ कर देंगे बैलेंसी को। दो बैलेंसी पर भी मैं एक आपका वीडियो लेकर आऊँगा कि किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर उसको संतुलित करना है, अगर उसको समीकरण को संतुलित करना है या बराबर करना है तो उसको कैसे करेंगे। और क्या हो जाएगा, तो C + O2, S + O2, NH3 + HCl, ये सभी आपके योगात्मक अभिक्रिया हैं। तो C + O2 क्या बनाएगा, CO2। S + O2 क्या बनाएगा, तो SO2। NH3 + HCl क्या बनाएगा, NH4Cl। तो इन सभी अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, इन सभी अभिक्रियाओं में ये हो रहा है कि ये सभी दो अभिकारक हैं और कितने उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो सिर्फ एक उत्पाद का। इसमें एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, इसको एक अभिकारक, ये मुख्य अभिकारक है, ये गौण अभिकारक है। इन दोनों का जब अभिक्रिया हो रहा है तो किसी एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो इसे कहा जाएगा कि ये योगात्मक अभिक्रिया है। या आप इस योगात्मक अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखेंगे तो कहेंगे कि जब दो अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया के बाद हम आते हैं दूसरा अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी मैंने लिखा भी है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब कि इसके नाम में छुपा है स्थान, स्थापन, यानी कि उसके स्थानों में परिवर्तन होगा। और जब स्थानों में परिवर्तन होगा तो कहा जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया है, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में आप ले लीजिए पहला एग्जाम्पल Zn H2SO4, यानी कि जिंक की अभिक्रिया इसके साथ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, या Fe की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ, और भी आएंगे। ये हो गया। और भी लेता हूँ मैं CH4, यानी मेथेन की अभिक्रिया इसके साथ, तो Cl2 के साथ। ये सभी किस में आएंगी, तो ये सभी आएंगी विस्थापन अभिक्रिया में। आप ये अभिक्रियाओं को देख के तो पता लगा नहीं सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जिंक चला जाएगा H2 के पास और H2 चला जाएगा जिंक के पास। अब क्या होगा कि अब इसमें से निकलेगा क्या, तो निकलेगा ZnSO4। SO4 तो यहीं पर है
और H2 कहाँ चला गया, जिंक के पास, और जिंक यहाँ पे आ गया, H2 को यहाँ बाहर निकाल दीजिए। फिर अब ये Fe चला जाएगा कॉपर के पास और कॉपर चला जाएगा Fe के पास, तो बनेगा क्या, FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या होगा कि CH4 को आप ऐसे तोड़ दीजिए, CH3H और यहाँ लिख दीजिए Cl और Cl, ये हो गया। CH3H को लिखेंगे CH4 और Cl2 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, तो ये H चला जाएगा Cl के पास और ये Cl चला जाएगा H के पास, तो यहाँ CH3 तो अस्थाई है, Cl है तो Cl, फिर H किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन यानी प्रतिस्थापन, उनके स्थानों में परिवर्तन हो रहा है। जिंक चला जा रहा है सल्फेट के पास H2 के पास और H2 चला जा रहा है जिंक के पास, Fe चला जा रहा है कॉपर के पास और कॉपर चला जा रहा है Fe के साथ। तो इनके स्थानों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा अभिक्रिया है आपका अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है आपका अपघटन अभिक्रिया, लिख देता हूं मैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जो होती है, यानी कि इसमें एक आपका अभिकारक आता है और ये दो उत्पादों में टूटता है। यानी कि अभिघटन अभिक्रिया को ये कहेंगे कि जब एक अभिकारक इन्हीं दो उत्पादों में जब टूटता है तो उसे कहा जाता है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। जैसे हम ले लेते हैं CaCO3, CaCO3, अब CaCO3 है और उसके बाद से हम ले लेते हैं CuOH का होल ट्वाइस। इन दोनों अभिक्रियाओं के माध्यम से हम समझाएंगे कि ये अपघटन अभिक्रिया कौन सी। अब इन अपघटन अभिक्रियाओं को मैं कराऊंगा। जैसे अब ये CaCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, Cu को मैं अच्छे से बना देता हूँ कि जैसे आपको भी ना लगे, यू लगे। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ता हूँ कि जिससे कि आपको निकालने में और उसको समझने में आसानी हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाएगा CaCO3, ये इसी चीज़ को लिखा गया कि जिससे हमको निकालने में आसानी हो। ये हो जाएगा Ca और इसमें का O, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको जब हम गर्म करेंगे तो निकलेगा CaO, बचेगा क्या, तो बचेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हुआ क्या, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ फिर नीचे लिखूंगा, पहले इसको समझाना है मुझे। ये आपका एक अभिकारक है, ये एक अभिकारक, और कितने उत्पादों में टूटा है, तो ये आपका टूटा है एक उत्पाद में। आप इसको भी सा सकते हैं। योगात्मक अभिक्रिया में आपने क्या पढ़ा था, तो योगात्मक अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि जब एक यानी दो अभिकारक, उसमें दो अभिकारक आए थे और कितने उत्पाद का निर्माण किए थे, तो उसमें उत्पाद का निर्माण हुआ था एक। लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा ही अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया होता है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि एक अभिकारक आया और कितने उत्पादों में टूट गया, तो दो उत्पादों में। और भी हो सकते हैं। मैंने अगला एग्जाम्पल क्या लिया था, तो CuOH का होल ट्वाइस। CuOH को होल ट्वाइस को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Cu और OH का होल ट्वाइस को ऐसे लिख दिया जाता है कि CuOH का होल ट्वाइस, यानी चूना को जब हम गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा H2O, H2O, और जब H2O निकलेगा तो बचेगा क्या, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। उसमें निकला था कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें निकला है कॉपर ऑक्साइड। और जब कॉपर ऑक्साइड निकला है तो इसमें क्या हुआ कि अब इसको यहाँ लिख देता हूँ कि समझने में आसानी होगा। इसमें एक अभिकारक और कितने उत्पाद, दो उत्पाद। तो कहा क्या गया कि जब एक अभिकारक दो उत्पादों में टूटेगा तो उसे कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद हम आते हैं अब अगला अभिक्रिया पे। अपघटन के बाद है आपका वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में आप कह सकते हैं, जैसे अपघटन अभिक्रिया को डिफिनेशन लिखा गया था कि एक अभिकारक दो उत्पादों में जब टूटता है तो उसे कहते हैं अपघटन। दूसरी बात वियोजन को भी लिख सकते हैं कि उसमें एक अभिकारक को दो उत्पादों में जब टूटेगा तो उसे भी कहा जाएगा यह आपके वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में आप क्या लेंगे, PCl5 को ले लीजिए, PCl5 को ले लीजिए, NH4Cl को ले लीजिए। अब इसमें क्या होगा, PCl5 को आप ऐसे तोड़ दीजिए, PCl5 को, जिससे कि आपको समझने में PCl5 3 2 1 5। PCl5 को हमने ऐसे तोड़ दिया तो इसमें से हम निकालेंगे PCl3 को,
PCl3 को बाहर निकालेंगे और यहाँ क्या बचेगा Cl2, तो Cl2। NH4Cl में क्या निकालेंगे, तो NH4Cl को भी तोड़ देते हैं। NH4Cl को NH ऐसे लिख लीजिए, NH3 कर लो और H कर लो और Cl कर लो, ये हो जाएगा NH4Cl। तो इसमें से क्या निकलेगा HCl, ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि HCl निकलेगा और क्या बचेगा NH3, यानी कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया की अभिक्रिया भी इसके पहले पढ़ाए थे हम योगात्मक अभिक्रिया में। तो इसमें क्या हुआ था कि दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, इसमें एक अभिकारक दो उत्पाद का निर्माण करेगा, यानी आप कह सकते हैं कि अपघटन नहीं, यहाँ वियोजन होगा, क्योंकि हमने वियोजन पढ़ा रहे हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा कि जब एक अभिकारक दो उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं और अपघटन भी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो इसमें एक अभिकारक और कितने उत्पादों में टूट गया है, दो उत्पादों में। इसमें एक अभिकारक कितने उत्पाद में, दो उत्पाद में, तो इसे कहा जाएगा ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। फिर हमारा अगला अभिक्रिया यह है उभय अपघटन अभिक्रिया। तो उभय अपघटन अपघटन अभिक्रिया को आप समझ सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो, स्थानांतरण हो, यानी कि जब एक आयन दूसरे आयन को स्थानांतरण करे। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए AgNaNO3, यानी कि सिल्वर की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ, जब सिल्वर की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से प्राप्त होगा। अब ये Na चला जाएगा इसके स्थान पे और Ag चला जाएगा इसके स्थान पे, तो यहाँ निकलेगा AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और भी अभिक्रिया हैं, जैसे BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड BaCl2, और क्या है, तो और है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो इसमें से क्या निकलेगा, जैसे आप लोग को उसमें पढ़ाया गया था, इसके पहले हम लोग किसमें पढ़े थे, विस्थापन अभिक्रिया में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, यानी कि इसके स्थान पे ये चला जाएगा, इसके स्थान पे ये चला जाएगा। और ये कैसे पता करेंगे कि ये इसके स्थान पे जाएगा, ये इसके स्थान पे जाएगा, तो सिल्वर भी होता है धनात्मक और सोडियम भी होता है धनात्मक। तो धनात्मक को हटाएगा अपने स्थान ग्रहण करने के लिए, बेरियम भी धनात्मक होता है, सोडियम भी धनात्मक होता है। तो धनात्मक को हटाएगा या तो ऐसे या इसके स्थान पर ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस है, ये भी ऋणात्मक होता है, सल्फेट भी ऋणात्मक होता है, तो सल्फेट इसको हटाएगा और क्लोरीन इसको हटाएगा। इसके माध्यम से समझेंगे तो भी सही है, इसके माध्यम से समझेंगे तो भी सही है। ये मेरे निकालने के माध्यम से, मैं आपको एक उसके स्थानों को हटाने के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ है Cl2 को ऐसे लिख लेते हैं, या एक ही जगह लिख लो, तोड़ के ना लिखो, चाहे ऐसे ही लिख लो। इसका होगा Na2SO4। या तो आप बेरियम के सोडियम को हटा को बेरियम को हटाइए, या क्लोरीन को हटा को सल्फेट को लगाइए। इन दोनों में किसी किसी को हटा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि कौन ऋणात्मक है और कौन धनात्मक है। ये ऋणात्मक को हटाएगा, धनात्मक को हटाएगा। जैसे मान लीजिए हम सोडियम बेरियम को हटाते हैं, तो जब बेरियम हटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ होगा बेरियम और यहाँ हो जाएगा सल्फेट। क्लोरीन के जगह पे अब कौन आ जाएगा, सोडियम, तो यहाँ बनेगा 2NaCl, क्योंकि सोडियम क्लोराइड होगा, दो सोडियम है और दो क्लोरीन है। ठीक, अगर अब हमको अभी धनात्मक अगर मान लो हम हटाते हैं, क्लोरीन को हटा देते हैं सल्फेट की जगह पे, तो जब क्लोरीन को हटाएंगे और सल्फेट को यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Ba और SO4 आके जुड़ जाएगा, तो फिर वही प्राप्त होगा। दोनों में मुख्य उत्पाद वही बनेंगे, यानी कि आप जिनमें से जिसको हटाना चाहेंगे आप उसको हटा सकते हैं। यानी कि अब आयनों को बस आपको पता होना चाहिए, आयनों के हिसाब से हो गया। या आप अगर निकालने के माध्यम से सीखेंगे तो निकालने के माध्यम से हो जाएगा ये Ba और ये हो जाएगा SO4 और दो सोडियम बचेगा तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ये होगा बेरियम सल्फेट, ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ये सभी हो जाएंगी क्लास 10 की जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, मैंने उसका वीडियो बनाया। मैं फिर इसके आगे जो भी अगला चैप्टर होगा आप अपने आवश्यकता अनुसार बता सकते हैं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, और ये बताएंगे कि अब आगे आपको किस चैप्टर का पढ़ना है या किस चीज़ में आपको डाउट है। क्लास 10th 9th 11th और 12th जो भी यार केमिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट जो भी रिलेटेड
जो भी चीज़ होगा, टॉपिक होगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। और ऐसे वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे DMT क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त हो सके। जय हिंद।